हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कैडेट में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रीवियस ईयर पेपर में जो है मैथ्स के जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज से जो हम लोग मैथ्स के जितने प्रश्न जो है जितने पेपर हुए हैं पुलिस के और उसमें जितने मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा जितने लोगों ने फॉर्म भरा, लगभग जो है इसमें 46 से 48 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है इसमें पुलिस के, और इसमें 60,000 पोस्ट के लिए। ठीक है, और आप लोग को ऑलरेडी डेट भी क्लियर होगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। 17 और 18 फरवरी को 2 दिन में जो है आपका एग्ज़ाम होगा 4 शिफ्टों में। ठीक है, तो अभी आप लोग के पास जो है 15 से 16 दिन जो बच्चे हैं, 15 या 16 दिन जो है मैक्सिमम आपके पास बचे हुए हैं। तो इन 15-16 दिनों में जो है जितने भी आपके मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में पुलिस के पेपर में, उन सभी को हम लोग देखेंगे 15 दिन तक। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे हम लोग सारे जो मैथ्स के प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पैटर्न को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है एग्ज़ाम में जो है इस टाइप के यदि प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप लोग को जो है टाइम वहाँ पे सोचना ना पड़े और आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। ठीक है, ताकि आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाएँ, है ना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक अपने कैडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं इस वीडियो का। तो यहाँ पे देखिए, किसी कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ता है, उसके बाद जो है 54% घट जाता है, उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। तो देखिए इस टाइप के आपको यदि प्रश्न देखने को मिलता है तो कुल परिवर्तन जब आपको पूछा जाए किसी एक ही वस्तु में यदि या तो एक बार वृद्धि, 2 बार वृद्धि होगी, एक बार वृद्धि होगी पहले फिर वृद्धि होगी। ठीक है, या फिर एक बार वृद्धि होगी और एक बार कमी होगी, या फिर एक बार कमी होगी फिर एक बार वृद्धि होगी, या फिर जो है दोनों बार कमी होगी। तो इस टाइप से आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद इस टाइप बोलने के बाद जो है आपको पूछेगा कि कुल परिवर्तन, जब भी आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि कुल परिवर्तन, ठीक है, 2 जो है प्रतिशत दिया जाए, या तो या दोनों बार बढ़ेगी, या फिर एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, एक बार फिर घटेगा, या फिर एक बार बढ़ेगा, या फिर दोनों बार घटेगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस का मतलब है वृद्धि से कि वृद्धि हो रही है उस वस्तु में, और माइनस का मतलब है कि कमी से जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है एक फॉर्मूला बस याद करने की ज़रूरत होगी, वो है आपका x + y + x × y डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 2 वस्तु के लिए जो है ये फॉर्मूला है। ऑलवेज जो है ये मतलब हमेशा जो है 2 ही वस्तु के लिए जो है आप इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, जिससे आपका कुल परिवर्तन निकल के आएगा। क्या यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल मतलब यहाँ पे कुल परिवर्तन। ठीक है, कुल परिवर्तन जो है यहाँ से निकल के आएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अभी हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आप लोग जो है जब भी आपको प्रश्न देखने को मिले एग्जाम में तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार और इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ। कुल परिवर्तन बराबर यहाँ पे लिख देंगे कि कुल परिवर्तन बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ x + y + x × y डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए पहले जो है क्या हो रहा है, किसी कर्मचारी के वेतन में 50% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि के लिए प्लस का साइन होगा। यहाँ पे प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, प्लस जब होता है तो वृद्धि के लिए प्लस का अब ऑलरेडी जो है ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद से क्या कह रहा है कि 50% की वृद्धि होती है, फिर कह रहा है उसके वेतन में 54% की कमी आ जाती है। तो देखिए कमी के लिए माइनस बताया था मैंने कि कमी के लिए माइनस होगा। तो कमी जब हो रही है एक बार तो कितना हो रहा है, 54% की कमी हो रही है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक बार तो जो है कमी हो गई, तब देखिए सेम चीज़ यहाँ पे है प्लस। ठीक है, 50 × माइनस का 54। ठीक है, माइनस का 54 की कमी हो रही है डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब देखिए प्लस और गुणा और माइनस का जो है मल्टीप्लाई जब होगा तो प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -50 - 54 और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस × 50 × 54 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई आप लोग को करना ही होगा। ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 का सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 54 में। ठीक है, 1 0 ऑलरेडी यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5 का इसमें 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, 20 का हो जाएगा 0, फिर 5 बचे 25 और 25 और 2 27,
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2700 और डिवाइडेड बाई कितना था 100 था, है ना 100। यहाँ पे देखिए अभी इक्वल बस सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसको, यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए आपकी जो इक्वेशन वो है क्या है 50 माइनस का 54 और यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा 27, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसमें से पहले इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस 27 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जो साइन है इनका सेम है तो ये ऐड हो जाएगा और साइन भी सेम रहेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 31। एक सेकेंड दिख रहा है कि नहीं तो ऊपर लिखना पड़ेगा, हाँ दिख रहा है, अभी तक तो दिख रहा था, ठीक है। तो 31% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, माइनस क्या शो करता है कमी की, तो 31% की जो है आपकी कमी यहाँ पे हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या 31%। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आप लोग का दिया था, मैं भूल गया हूँ लिखना, तो देखिए वो ऑप्शन मैं आप लोग को यहाँ पे लिख देता हूँ और क्योंकि ये ऑप्शन में दिया था आपका 4% की वृद्धि, मैं भूल गया था इसको लिखना, 4% की वृद्धि। ऑप्शन बी में दिया था आपका इस क्वेश्चन में 31% की कमी, 31% की जो है कमी, सॉरी कमी नहीं है कमी। उसके बाद से देखेंगे सी जो ऑप्शन दिया था वो दिया था आपका 31% की वृद्धि, 31% की। देखिए यहाँ पे भी आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि क्या चीज़ जो है निकल के आया है, नहीं तो कितने लोग होते हैं ना यहाँ पे देखिए वृद्धि यहाँ पे लिखा होगा, तो 31% देखते ही वो लोग ये नहीं देखते हैं कि कमी लिखा है कि वृद्धि लिखा है और वो गोला भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो जाता है, तो आपको ये भी देखना है कि क्या हुआ है यहाँ पे जो साइन है हमारा, तो कमी माइनस में आया है तो माइनस जो है आपका कमी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी कमी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 4% की क्या दिया है, 4% की कमी दिया है, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन थे, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 31% की जो है कमी हो जाएगी। तो अब आप लोग को जो है ये पैटर्न आप लोग को एकदम से रट लेना है, ठीक है, जिससे कि आप लोग को जब भी मैथ्स के प्रश्न आपको देखने को मिले, वैसे देखिए आप लोग को पता ही होगा कि जो है 35 या 37 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं मैथ्स के, लेकिन उसमें जो है रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। 15 से 20 प्रश्न जो है आपके मैथ्स के जो है पूछे जाते हैं हर पेपर में, आप लोग देखिएगा तो 15 से 20 प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं मैथ्स के। और इस वाले प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा, इस फॉर्मूले को, बाकी आपको जब एग्जाम में देखने को मिले तो आप लोग सॉल्व कर पाइएगा इजीली। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बाकी मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड लेता हूँ, उसके बाद अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे दिया है कि दिए गए व्यंजक का मान कितना है। तो देखिए यहाँ पे एक व्यंजक दिया है आपका रूट करणी में √5, फिर √3 और √2 के जो है अंदर दिया है 3 के पावर 3, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे यदि मान लीजिए कि ये करणी लिखा हुआ है, ठीक है, करणी लिखा हुआ है ना, ऐसे करणी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि इसका पावर कितना होगा 2 होगा, करणी में कितना होगा 2। यदि केवल करणी भी लिखा है तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये जो है इसकी जो रूट होगी वो कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे यदि करणी 2 लिखा है और इसके अंदर यदि हम मान लेते हैं कि x लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है x, तो देखिए जब करणी को हम लोग हटाते हैं तो एक चीज़ आपको बस इतना याद रखना है कि जब करणी हटेगा तो जो पावर होती है करणी की वो जो नंबर लिखा रहता है उसके बटे में आ जाती है। जैसे कि x की पावर जब इस करणी को हटाएंगे तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 1/2, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही जो है अब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब करणी हटाएंगे तो जो पावर लिखी रहेगी वो जो है नंबर के बटे में आ जाती है, बस इतना आप लोग को याद रखना है। तो अब देखिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे इसके बाद से हम लोग देखिए छोटे वाले करणी से यहाँ से जो लास्ट वाली करणी होती है वहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए करणी के अंदर जो चीज़ लिखी रहती है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे 3 के पावर यहाँ पे 3 लिखी हुई है, ठीक है, इसे लिख लेंगे। अब यहाँ से इस वाली करणी से शुरू करेंगे, तो देखिए पावर जो है इस करणी की कितनी है तो 2 है, और जैसा कि मैंने बताया था कि जब करणी हटेगी तो जो पावर होती है वो जो नंबर लिखा था उसके बटे में आ जाती है। तो देखिए इसके बटे में क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये वाली करणी खत्म हो गई हमारी, अब बची कौन सी करणी, ये वाली, तो ये कितना है √3। अब जो √3 जो जाएगा करणी हटेगी तो ये भी आ जाएगा कितना बटे में 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है अब ये वाली भी करणी हमारी खत्म हो गई। अब इस करणी के बाद जो बच्चा है हमारा लास्ट वाला करणी है ये, अब इसको भी हम लोग जब इस करणी को हटाएंगे तो ये भी रूट में जो है कितना आ जाएगा, मतलब बटे में जो है 1/5 आ जाएगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे, देखिए सारे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 के पावर 3 गुणे यहाँ पे करेंगे 1 1 का मल्टीप्लाई, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और नीचे वाले का नीचे कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई में यदि दिया जाता है बटे में तो देखिए 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 3 पे 6, 2 तिहाई 6 और 6 बचे 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 बटे में। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर वालों का मल्टीप्लाई हो जाएगा इनमें, तो ये हो जाएगा क्या, 3 के पावर 3 बटे कितना आ जाएगा 30, है ना, 30 आ जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दाह में 30, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 के पावर 1/10। तो देखिए ये आपका आंसर जो है यहाँ से बनेगा। तो जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न जो है देखने को मिले तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इस वाले कड़ी को, सबसे वाले छोटे वाले कड़ी में जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है, और जो पावर जो कड़ी की दी हुई है उसको बटे में ले जाना है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो बस आप लोग को जो है ये पैटर्न एकदम से याद कर लेना है। जिसको भी मैथ नहीं आती है तो वो लोग जो है इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। अगर अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर पढ़े भी होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप लोग जो है एक बार पूरे पैटर्न को जो है एक बार देख लीजिएगा। इसी तरीके से यदि आपको इस तरह से देखने को मिलता है तो आपको बस ऐसे ही जो है फॉलो करना है, ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है इसका कौन सा हो जाएगा, सी जो है इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। 3 के पावर 1/10 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अगला प्रश्न देखेंगे। एक सेकेंड बस, उसके बाद से अगला प्रश्न देखेंगे बस। ये देखिए आपका ये अगला प्रश्न है। देखिए क्या है कि P यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। एकदम इजी क्वेश्चन है। P यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आपको जो है बस त्रिज्या का जो है क्षेत्रफल जो है सर्कल का पता होना चाहिए कि त्रिज्या का जो है मतलब क्या बोलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो है आपको, यानी सर्कल का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो सर्कल का क्षेत्रफल आपको क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr², ठीक है, ये पता होता है। अब यहाँ पे देखिए जो r जो हमारी त्रिज्या होती है ना, रेडियस होती है r, है ना, r क्या होती है, रेडियस होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, बस P यूनिट त्रिज्या है, यानी जो r जो है उसको r ना होकर जो है P यूनिट मतलब P दे दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है त्रिज्या को P से। तो बस हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे मतलब r की जगह पे जो है P को बस शो कर देना है कि P यूनिट त्रिज्या वाले, तो बस πp² हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, πp²। यहाँ पे r को जो है रिप्रेजेंट कर दिया है P से, बस इतना सा जो है इसमें चेंजिंग बस किया है, आपका आंसर आ गया। तो एकदम इजी क्वेश्चन था जिससे कि आपका सॉल्व हो जाए। तो ये आपका पहला जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग जो है, आप लोग को अगर ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो बस यही जो है करना है। बाकी इसकी परिधि जो होती है वो आपके 2π, सर्कल का जो परिधि होती है 2πr होता है। तो यदि परिधि से क्वेश्चन देता है तो आप लोग, यदि परिधि देता है तो यहाँ पे आपका कह देता है कि यदि P यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाता, परिधि यदि आपसे पूछ लेता, देखिए यहाँ पे वृत्त की परिधि होती है 2πr, है ना, परिधि जो है, तो यहाँ पे 2πp हो जाता। तो आपका आंसर जो बनता वो b बनता, लेकिन आपके क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πp² जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो इतना ही से था, ये छोटा प्रश्न था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ये आई थिंक कटा नहीं है, मुझे लगा था कि कट जाएगा क्योंकि बहुत नीचे जो है मैंने इसको लिख दिया था। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक लिफ्ट जो है प्रत्येक 65 किग्रा के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किग्रा है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम भार कितना हो सकता है। तो देखिए आप लोग को औसत पता ही होगा, जैसे कि मतलब 3 लोग हैं, मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं और 20-20 केजी के हैं, ठीक है, 20-20 केजी के हैं, तो औसत बोल सके हम लोग बोल सकते हैं कि कितना है, 20 केजी है औसत भार, ठीक है। तीनों का औसत जो है बराबर है। या फिर जो है 3 व्यक्ति होंगे, यदि एक का जो है मान लीजिए कि 20 है, एक का जो है 10 है और एक का जो है 30 है, तब भी जो है औसत भार इसका कितना निकल के आएगा। तो औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत जो होता है आपका संख्याओं का योग बटे संख्या होती है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 10 30 और 30 और 30 60 हो जाएगा, और संख्या कितनी है 1 2 3 3 हो जाएगा, तो औसत निकल के आएगा कितना 20 हो जाएगा। तो ये है आपका औसत भार
जो है कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है इस प्रश्न का भी दिया हुआ है, जैसे कि एक लिफ्ट जो है, कोई लिफ्ट है वो 65 किग्रा के औसत भार के केवल 6 लोगों को ले जा सकती है। यानी 65 किग्रा औसत भार है, उसमें से जो है केवल 6 लोगों को जो है वो लिफ्ट ले जा सकती है। तो मैक्सिमम कितने केजी का भार वो ले जा सकती है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, जो लिफ्ट है वो 65 किग्रा के औसत भार वाले हैं, 6 व्यक्तियों को ले जा सकती है। तो देखिए 65 किग्रा क्या है, औसत भार है, और यहाँ पे टोटल कितने व्यक्ति हैं आपके, 6 लोग हैं, है ना, 6 लोग हैं। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे से, ठीक है। बाकी औसत आप लोग को पता ही लग गया। तो 6 व्यक्ति का जो है औसत भार कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, टोटल भार जो है यहाँ से निकल के आएगा 6 पचे 30 और 6 छक्के 36 और 36 और 3 39। तो टोटल जो लिफ्ट जो है 390 केजी किग्रा का जो है भार ले जा सकती है एक बार में, ठीक है। मैक्सिमम जो है 65 के औसत के हिसाब से जो है वो 6 व्यक्तियों को ले जा सकती है। मतलब टोटल जो है 390 किग्रा के वजन को जो है लिफ्ट जो है ले जा सकती है। उसके बाद से कह रहा है कि यदि लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार, अब लिफ्ट में जो है दिया हुआ है कि 5 लोगों का औसत भार कितना दिया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 5 लोगों का औसत भार कितना है, 67.67.2 जो है औसत भार है कितने व्यक्तियों का, 5 व्यक्तियों का जो है दिया हुआ है। और आपसे छठे व्यक्ति का जो है औसत भार पूछा है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने 6 व्यक्तियों का औसत भार निकाला हुआ है और 5 का हमें दिया हुआ है। तो 5 का हम निकालेंगे, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, सीधे जैसे आप लोग गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करना है। तो 5 का इसमें गुणा करेंगे 2 में, तो 5 दूनी 10। अब एक पॉइंट के बाद 0 लगा था तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे। कैरी आया 1 और यहाँ एक हासिल आया ना, और 7 बचे 35 और एक जो है कितना हो जाएगा, 35 और 1 36 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा। और हासिल आया 3, ठीक है। और 6 बचे 30 और 30 और 3 33 हो जाएगा, ठीक है। तो 336 केजी हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 5 व्यक्तियों का औसत भार, ठीक है। कितने का, 5 का। तो यह आपका निकल के आया 5 व्यक्तियों का औसत भार, है ना। और जो ये जो है आपका 6 व्यक्तियों का औसत भार है। तो हमें छठे व्यक्ति का जो है औसत भार पूछ रखा है। तो हमें क्या सिंपल सा इसमें क्या करना है कि जो 6 व्यक्ति हैं इसमें और इसमें 5 व्यक्ति हैं, तो इसमें से इसको घटा, मतलब इसमें से जो है इसको घटा देंगे तो छठे व्यक्ति का हम जो है वजन निकल के आ जाएगा कि कितने केजी का वो व्यक्ति था। तो 390 माइनस 336 कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस करिए। तो यहाँ से एक कैरी लेगा तो मतलब हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4। उसके बाद से यहाँ पे बच जाएगा कितना आपका 8, है ना। 8 में से यदि 3 जाता है तो आपका बचेगा 5, ठीक है। बाकी जो है 3 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 0। तो 0 से कोई मतलब है नहीं। तो देखिए कितना हो जाएगा, किग्रा 54 किग्रा जो है उस व्यक्ति का, छठे व्यक्ति का जो है 6 नंबर का जो व्यक्ति होगा, छठवां व्यक्ति जो होगा उसका जो वजन होगा कितने केजी का होगा, तो किग्रा का होगा, 54 किग्रा का जो है वो व्यक्ति होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपको सॉल्व करना है। पहले जो आपका औसत भार दिया रहेगा और जितने व्यक्ति का दिया रहेगा तो उसमें मल्टीप्लाई करके टोटल भार निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद से जो है दिया रहेगा कितने व्यक्ति का जो है औसत भार इतना है, तो उसको भी मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। बाकी जो है आपका आखिरी व्यक्ति का जो है औसत भार इसमें पूछा जाएगा। जब भी आपका इस टाइप के प्रश्न बनता है तो बस यही पैटर्न जो है बनता है, ठीक है। बाकी जो है अलग पैटर्न भी बनता है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन जो आपका अगर इस पैटर्न पे आपको बनता है तो आप लोग देखिएगा, ये आपका पूछा गया है। कोई जो है अलग से प्रश्न जो है नहीं करवा रहा हूँ, पूरा प्रीवियस ईयर ही पेपर है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, 54 किग्रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में जो है 6625 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसके बाद यह 40 मिनट में 824 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या होगी? तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि औसत गति कैसे निकलती है, ठीक है। तो औसत गति का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है। और प्लीज़ जो है आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि जो है एक बार मैं लिख रहा हूँ फिर उसके बाद से जो है पॉज करके वीडियो को, मतलब पॉज कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ वीडियो को, फिर लिख रहा हूँ, उसके बाद से मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर जो है मिटा के फिर दूसरा क्वेश्चन जो है लिख रहा हूँ। इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे औसत जो गति होती है वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे औसत गति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो देखिए कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय, कुल दूरी बटे जो होता है आपका कुल समय होता है। एक सेकेंड, कुल समय, तो ये जो है आपका औसत गति निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 2 घंटे यानी 2 घंटे 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 6625 किलोमीटर। उसी प्रकार जो है आगे जो है उसके बाद से जो है कंटिन्यू करता है अपनी यात्रा को, और उसके बाद से जो है वो 40 मिनट यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 40 मिनट में जो है वो कितनी दूरी तय करता है, आगे बढ़ता है, तो वो 800 कितना हो जाएगा, 24, है ना। तो देखिए कुल टाइम को हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं, यहीं पे जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, तो कुल टाइम जोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कुल टाइम क्या हो जाएगा, देखिए 20 मिनट और यहाँ पे जो है आपका 40 मिनट, तो कितने 60 मिनट हो जाएंगे। और 60 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट, है ना। तो यहाँ पे 60 मिनट बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना कितना, 1 घंटा, 1 घंटा लिख सकते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे 2 घंटे हैं, है ना। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 घंटे। तो यहाँ पे लिखिए टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ पे 3 आवर, है ना, 3 घंटे हो गए टोटल टाइम। यहाँ पे कुल समय हमारा 3 घंटे मिल गया हमें, हमने ऐड किया इसको तो 3 घंटे यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। अगला यहाँ पे आप देखेंगे कुल दूरी कितनी हुई है, तो इसको ऐड कर देंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, है ना। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 को 4 और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो कुल हमारा जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 7449, ठीक है, किलोमीटर। तो यहाँ पे औसत निकाल लेंगे। अब हम कैसे औसत निकालेंगे, तो कुल दूरी, जो कुल हमारा दूरी निकल के आया कितना निकल के आया, 7449, और जो हमारा टाइम निकल के आया है वो कितना है, 3 घंटे। यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा यहाँ पे औसत जो है गति निकल के आ जाएगी। तो इसको हम भाग देंगे 3 से, तो 3 से ये जाएगा कितने पे, 2 बार, है ना, 2 बार जाएगा, 2 आ गया, कैरी बचा यहाँ पे 7 है ना, तो 1 बच गया, 2 बार गया, 1 बच गया। तो जब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, ये बन गया आपका 14 बन गया, 14 को जो है 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 चौको 12 है, यानी 12 हो जाएगा। 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर बचेगा यहाँ पे 2 बच गया। अब जो है 24 हो गया, 2 यहाँ पे 2 बच गया और ये 4, 24 हो गया। तो 3 8 24 हो जाएगा। फिर 9 बच गया यहाँ पे, तो 3 3 9, तो यह जाएगा 3। तो कुल जो है औसत स्पीड जो कितनी निकल के आई, एवरेज स्पीड जो है हमारी कितनी निकल के आई, क्या आप देखिए 2400, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे 2483 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन से में दिया है 2483, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए जो है 2483 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी औसत चाल हो जाएगी। तो देखिए आपको औसत वाली जो फॉर्मूला है यहाँ पे याद रखना है, और ऐसे आपको टाइम को जो है ऐड कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 घंटे 20 मिनट में इतनी तो 6625 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये किलोमीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया है, ठीक है, किलोमीटर में दिया है। उसके बाद से देखिए अगला जो है 40 मिनट में जो है वो दूरी जो है 824 किलोमीटर जो है दूरी को तय करता है। तो कुल टाइम हमारा यहाँ पे जोड़ देंगे हम, मिनट को मिनट से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट में 1 घंटे को बोलते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे यहाँ से, 2 घंटे ये, 3 घंटे हो गए टोटल टाइम, सॉरी कुल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, तो 7449 किलोमीटर। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि कुल दूरी हमारा इतना हो गया और कुल समय हमारा इतना हो गया। औसत स्पीड हमारी निकल के आ गई 2483 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए इसको मैं थोड़ा सा अगला प्रश्न लिखता हूँ। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपका, ये थोड़ा सा छोटा प्रश्न है, सही है, मुझे लिखना नहीं पड़ा ज़्यादा इसमें। इनमें से कौन मिश्रित संख्या है, आपको बताना है। इसमें से जो है ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन जो है मिश्रित संख्या है। तो देखिए मिश्रित संख्या में जो है आपकी मिश्रित संख्या जो होती है, इतना आपको याद रखना है कि मिश्रित संख्या जो होती है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक तो होता है होल नंबर, उसमें 2 पार्ट होंगे, एक होल नंबर होगा और एक जो है उसमें भिन्न होगा। वो भी भिन्न जो होगी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। एक तो होता है भिन्न में भी जो है 2 प्रकार के होता है, एक जो होता है एक तो प्रॉपर होता है और एक जो है
इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये 3/8 जो है यह क्या है, ये एक जो है प्रॉपर भिन्न है। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है वो नीचे वाली यानी संख्या से छोटी होती है। ठीक है, तो ये जो है एक वास्तविक जो है भिन्न होती है, पूर्ण जो है भिन्न होते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपको बस इतना ही याद रखना है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जो मिश्रित भिन्न होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे जो है ए हो जाएगा। बाकी किसी में जो है 2 पार्ट से जो नहीं मिलके बना है, देखिए 2 प्लस का 3/8 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका 2 पार्ट से एक तो होल नंबर पूर्ण संख्या है और एक जो है रेशनल नंबर यानी भिन्न से जो है एक इसमें ऐड है। ठीक है, तो 2 पार्ट से जो है मिलकर जो है मिश्रित संख्या बनती है। तो एक ही ऑप्शन जो है ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है कोई ऐसा जो नंबर नहीं दिया है जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और एक भिन्न संख्या हो, बाकी एक ही ऑप्शन में बस दिया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। बस इतना आप लोग को देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। इसमें आप लोग को बस इतना याद रखना है कि जो मिश्रित भिन्न होती है वो 2 पार्ट से जो है मिलकर बनी होती है। उसमें भी जो भिन्न होगा वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे कि इम्प्रॉपर मतलब कि आपका जो भिन्न होता है, यदि होता है मान लीजिए कि 2 8/, यहाँ पे दे देता आपको 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। यहाँ पे 4 नहीं है तो क्या करिए आप यहाँ पे 16 कर दीजिए और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 4 कर दीजिए ऊपर और यहाँ पे 16 कर दीजिए। ठीक है, तब भी जो है आपका इम्प्रॉपर नहीं होगा ना। नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, 1 सेकेंड बस दीजिए। यहाँ पे 12 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इम्प्रॉपर ये हो जाएगा कि पूरी तरीके से इसमें भाग जा रहा है। ठीक है ना, 3 चौको 12 है। ठीक है, ये पूरी तरीके से चला जा रहा है और ये जो प्रॉपर भिन्न होता है उसमें भाग नहीं जाती है, नीचे वाली संख्या जो है ऊपर वाली संख्या से बड़ी रहती है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम ले लिया है मैंने। तो अब बस आप लोग इसमें मिश्रित भिन्न के लिए जो याद रखिएगा इतना सा कि जो मिश्रित भिन्न होती है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। बस एक में एक होल पूर्ण संख्या होती है और एक जो है भिन्न संख्या जो है उसमें इंक्लूड होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे लिखा है, के किस मान के लिए समीकरणों की प्रणाली 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 में असीम रूप से कई समाधान हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे असीम रूप से कई समाधान पूछे हुए हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखिए इस पे जो है इस पे 3 प्रकार के जो है समीकरण बनते हैं। कौन कौन से समीकरण होते हैं, तो ये एक आपका इसमें समीकरण बनता है a1x, आप लोग आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, a1/b1 है ना बराबर a1/a2। अच्छा, a1/a2 होता है। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 है ना। a1/a2 यहाँ पे नॉट इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2 होता है। पहला समीकरण ये होता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि केवल एक हल होगा। यहाँ पे ये आपका केवल एक हल जब पूछेगा आपको तो ये वाला इक्वेशन अब फॉलो करना है, क्या, केवल एक हल होगा, एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन है ना होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा। आपका दूसरा समीकरण जो बनता है वो बनता है इस पे, वो बनता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब जो है आपका क्या होगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा है ना। जब इस टाइप का समीकरण आपका बनेगा इक्वेशन तो यहाँ पे होगा कोई हल नहीं होगा है ना। उसका जो आपका तीसरा कंडीशन बनता है वो आपका बनता है क्या कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2
एंड इक्वल टू यानी बराबर C1/C2। ये आपका कंडीशन बनता है कि असीम हल यानी कई हल होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो है ये वाला यानी अनंत हल होंगे। क्या? अनंत हल होंगे। तो इस वाले पे जो है आपका प्रश्न होंगे पूछा गया है थर्ड वाले पे। तो हमें ये वाला कंडीशन जो है फॉलो करना है और हमें के की मान जो है यहाँ पे निकालना है। तो मैं इसे अब रफ करूँगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। एक सेकेंड, मैं इसे बस मिटा देता हूँ और जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो A1/A2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी असीम हल के लिए A1/A2 एंड इक्वल टू B1/B2 एंड बराबर C1/C2। तो देखो दो इक्वेशन क्या दिया है, एक तो दिया आपका 2x प्लस का 3y बराबर 5 और दूसरा इक्वेशन दिया है 4x प्लस ky बराबर 10। तो देखिए यहाँ से जो है इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 2, है ना। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे 2/4 बराबर k का मान हमें फाइंड आउट करना है 3/k और बराबर 5/10। अब k का मान निकालना है तो या तो इन दोनों को लेके सॉल्व कर लीजिए या फिर जो है इन दोनों को लेकर जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी इन दो को ले लेते हैं k का मान निकालने के लिए, क्योंकि सारे में जो है बराबर हैं, सब एक दूसरे के बराबर हैं। तो 2/4 बराबर 3/k। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 से 1 पे जाएगा और 2 से ये 2 पे जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा 1/2 बराबर 3/k। तो k का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और 2 का गुणा जो है इधर हो जाएगा। तो k बराबर आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो k बराबर 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस पे 3 जो है मैंने जो इक्वेशन जो बनते हैं वो बता दिया है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा एक हल होगा तो उसके लिए भी मैंने बता दिया, कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए भी मैंने बताया था, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है असीम हल होंगे तो ये वाला जो है आपका इक्वेशन लग जाएगा के का मान निकालने के लिए। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, बस एक सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है कि हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन बी दिया है कंडीशन बी दिया है कि हर साल में 40% की वृद्धि। उसके बाद से आपके ऑप्शन दिए हैं कि केवल एक जो है ए में जो है सही है चुनना चाहिए, या केवल बी को चुनना चाहिए, या फिर दोनों समान जो है इक्वल दिया है, या फिर वेतन के ऊपर जो है निर्भर करता है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए। क्या? मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में यदि आप जॉब करते हैं तो आपके पास 2 कंडीशन है। आप चाहते हैं कि यदि आपका जो मालिक है वो कह रहा है कि हम हर जो है तिमाही में 10% की वृद्धि करेंगे। तो तिमाही मतलब कि एक साल में 12 महीने होते हैं और तिमाही क्या बोलते हैं, 3 महीने को तिमाही बोलते हैं। तो यदि एक साल में 12 महीने होते हैं तो एक तिमाही में 3 महीने, तो 4 तिमाही होगा। ठीक है, तो 10% की वृद्धि 4 बार करेगा। ठीक है, तो आप बताइएगा आपके हिसाब से 40% होगा कि कुछ और ही होगा। ठीक है, या फिर जो है एक बार में जो है वो 40% की वृद्धि कर देता है एक साल में ही। तो क्या उसके जो है दोनों के बराबर हैं, या फिर जो केवल ए सही है, या फिर केवल बी जो है ज़्यादा है। इस प्रकार से जो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आंसर इसमें होगा। तो देखिए जो इस टाइप के प्रश्न होते हैं वो सक्सेसिव के तौर पे जो है काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10% की क्या दिया है, वृद्धि दिया है। 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है क्या, पर तिमाही। हर तिमाही में जो है हर तिमाही में क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है हर तिमाही, है ना, तिमाही। अब देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं तो 4 तिमाही बनेगा, है ना। 4 बार 10% की वृद्धि होगी, है ना, 4 बार। तो देखिए 10% की वृद्धि यानी लिखेंगे 10% को रेशियो में, आप लोग को पता होगा कि रेशियो में कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 लिखेंगे और ये जो आपका प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1 जो है 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रेशियो में निकल के आपकी जो वैल्यू आई क्या आई, 1/10। तो देखिए पहले तिमाही में क्या करेगा, पहले 10 रुपये मान लीजिए आपकी वेतन थी, 1 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। 10 रुपये वेतन था आपका
1 की वृद्धि हो जाएगी तो आपका वेतन कितना हो जाएगा 11। फिर सेकेंड तिमाही में 4 आपका क्वार्टर बनेगा, है ना, 4 तिमाही बनेगी तो सेकेंड वाले में क्या होगा, सेकेंड वाले में आपका फिर 10 से जो है वृद्धि हो के कितने हो जाएगा 11 है। फिर इसी प्रकार जो है फिर 10% की वृद्धि होगी सक्सेसिव में, ठीक है। थर्ड जो क्वार्टर होगा आपका थर्ड बार, तो फिर 10 से आपका जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा 11। इसी प्रकार जो आपका फोर्थ क्वार्टर आएगा यानी साल का अंत जब आएगा तो फिर 10% की वृद्धि होगी और आपका फिर वेतन जो है 10 से 11 हो जाएगा। इस प्रकार सक्सेसिव जो है लगता है। तो देखिए आपका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, इसमें टोटल स्टार्टिंग में आपका वेतन कितना था और 10% की वृद्धि होने के बाद आपका वेतन कितना होगा। तो देखिए अभी आपका वेतन कितना था स्टार्टिंग में 10,000 रुपये, सॉरी हाँ 10,000 रुपये आपका वेतन था और यहाँ पे जो वृद्धि होने के बाद से जो है आपका वेतन कितना हो गया 14,641, ठीक है, इतना आपका वेतन हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपका वेतन कितना वृद्धि हुआ है 4,641 की वृद्धि हो गई है। तो आपको प्रतिशत वृद्धि निकालने आता ही होगा कि कैसे निकालते हैं प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। तो देखिए 4,600 की वृद्धि हुई, कितनी 4,641 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी वो वाला भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 4,000, दूसरा कंडीशन अभी सॉल्व करना है, ये पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन था 4,641 की वृद्धि हुई है। कितने पे वृद्धि हुई है तो 10,000 पे वृद्धि आपकी हुई है ना। यहाँ पे लिखेंगे 40 10,000 पे वृद्धि हुई है और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो नीचे बच गया है, ठीक है। तो 2 जीरो नीचे बचने का मतलब है हम लोग पीछे से 2 पॉइंट के बाद जो है 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आपका 46.41% की आपकी वृद्धि होगी। प्रतिशत में देखा जाए तो आपके वेतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यदि 10% पर प्रति तिमाही जो है वृद्धि करता है तो आपके वेतन में कुल जो वृद्धि होगी वो 46.1441 की जो है वृद्धि हो जाएगी। ये था आपका पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन आपका क्या है कि एक ही बार में जो है साल में जो है 40% की वृद्धि होता है ना, 40% की वृद्धि करता है। तो 40% को जब आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 40/100, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 2 पे और 2 से कटेगा 5 पे, तो आपका रेशियो बन जाएगा कितना 2/5, है ना, 2/5 आपका रेशियो आ जाएगा। एक सेकेंड मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, क्या करता हूँ, ठीक है, अभी आप लोगों ने देख लिया या फिर रहने देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे ना। देखिए आपका रेशियो कितना आ गया, सेकेंड वाला जो बी कंडीशन है यहाँ पे लिखता हूँ कितना आ गया 2/5 रेशियो में निकल के आया। 40% को जब आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2/5। तो देखिए पहले आपका वेतन यदि 5 था, क्या था 5 और 2 की आपकी वेतन वृद्धि 40% की वृद्धि हो गई तो अब आपका वेतन कितना हो गया 7 हो गया ना। तो कितने की वृद्धि हुई है आपकी 2 की, है ना। एक सेकेंड, अच्छा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी दे रखा है, इसे हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि एक बार में 40% की ही वृद्धि कर रहा है। प्रतिशत में ही हमें बताना है कि कौन सा बेटर है ना। तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, 40% बस ऐसे लिखना है कि सेकेंड जो कंडीशन है वो, क्योंकि फिर से वो 40% ही आ जाएगा, हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 40% ही रेशियो में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 साल की बात हो रही है ना, तो फिर देखिए यहाँ पे 1 साल में वो 40% की वृद्धि करता है और यहाँ पे जो क्वार्टरली था वो 1 साल में 46.41 का वृद्धि करता है। तो कौन सा बेटर है आपको, तो एक ही जो ऑप्शन है बेटर है कौन सा, ए वाला कंडीशन जो है हर तिमाही जो है वेतन में 10% की वृद्धि जो है वो क्या होना चाहिए, वृद्धि को चुनना चाहिए, ना कि दोनों को बेटर चुनना है ना आपको। तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका बेटर हो जाएगा क्योंकि 46.41% की जो है वृद्धि हो रही है यदि क्वार्टरली जो है यानी हर तिमाही 10% की यदि वृद्धि होती है। तो दोनों जो है आपका समान नहीं है और वेतन वाला तो कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे बी जो है कम है ये वाले से, तो ऑप्शन ए जो है केवल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न लोग देखते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है और ये आपका इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। तो प्लीज़ यदि आपने अभी तक वीडियो को देखा है पूरा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा जिससे कि जो है मैं कल जो है इस पर वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है, इसे पढ़ते हैं कि ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है तो ए और बी के पास कम से कम कितने सिक्के हैं।
तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों आपको पढ़ते समय यहाँ पे ध्यान देना होगा क्वेश्चन पे कि कम से कम पूछ रहा है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहा है। तो कम से कम यदि आपको कहीं पे देखने को मिलता है क्वेश्चन में कम से कम, है ना, और डेटा उसमें दिया हो, है ना, और सम्मिलित करके पूछे कि आपका तो कितने एक साथ जो है सिक्के होंगे, कम से कम कितने सिक्के होंगे। तो देखिए इसका मतलब होता है एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है ना, एलसीएम आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना है, उसके बाद से जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कम से कम के लिए। यदि आपका अधिकतम पूछता है तो वहाँ पे आपका एचसीएफ जो होता है महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, है ना। तो एचसीएफ वहाँ पे आपको निकालना होता, लेकिन यहाँ पे कम से कम पूछा है तो आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे ए के पास जो कितना है, ए के पास जो है 63 ग्राम चांदी के सिक्का है ना, 63 ग्राम वाला। तो 63 ग्राम का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए के पास जो है 63 ग्राम का सिक्का है और बी के पास जो है 77 ग्राम का सिक्का है। तो 77 और 63 का हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम आप लोग को पता ही होगा कि कैसे निकालते हैं, है ना। तो हमें एलसीएम पहले निकाल लेना होगा। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 63। तो एलसीएम आप लोग को पता ही होगा कि एलसीएम क्या होता है ना, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है कि एक ऐसी संख्या, है ना, एक ऐसा संख्या जो होता है जिसमें कि सारी संख्याओं से भाग दिया जा सके, है ना, उसमें भाग कंप्लीट जो है भाग दे सकें हम लोग, वो जो है एलसीएम होता है। ठीक है, ऐसा एक नंबर लेना होता है जिसमें संख्याओं का पूर्ण तरीके से जो है भाग जा सके। और एचसीएफ जो होता है जिसमें आपका उस संख्या के द्वारा मतलब उस संख्या में भाग जो है उसका दिया जा सके, है ना। तो अभी आप लोग केवल एलसीएम को याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका एलसीएम से पूछा गया है। तो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें आपका 63 से भी भाग जाए और आपका 77 से भी जो है डिविजिबल हो, वो ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप यहाँ पे 63 लिखेंगे और आपका ये 77 लिखेंगे आपका। उसके बाद से इसमें आप इसको भाग देंगे एक ऐसे नंबर से इसमें पूरी तरीके से भाग जाए। तो वो नंबर कौन सा होगा, तो देखिए किससे जाएगा इसमें भाग, 3 से जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। फिर 9 सत्ते 63, 9 से भी नहीं जा रहा है ना। तो ये किससे भाग जाएगा, एक ऐसा नंबर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। 1 सेकेंड, फिर एलसीएम के लिए बस रुकते हैं थोड़ा सा।